नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार में इन दिनों 3 मुद्दों पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। पहली, इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करेगा। दूसरी, अब की बार सूबे की महिला वोटरों का आशीर्वाद किसे मिलेगा। तीसरी, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद कुछ हद तक तस्वीर साफ होगी। स्कूल बैग चुनाव चिन्ह से किसे ज्यादा नुकसान होगा और किसे फायदा। पर आज मैं बात न तो बिहार में चुनाव की तारीखों को लेकर करने वाले कयासों की करूंगी, न बिहार पॉलिटिक्स में पीके फैक्टर की। आज मैं बात करूंगी बिहार की महिलाओं की, जिन्हें हर राजनीतिक दल किंग मेकर के रूप में देख रहा है, जिनके वोट के सहारे सत्ता की वैतरणी पार करने का सपना संजोए हुए हैं। पर विडंबना यह है कि राजनीतिक दल चुनाव में आधी आबादी का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें टिकट देने में हिचकते हैं। इस बार भी हर गठबंधन और हर दल की नजर जिताऊ उम्मीदवारों पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2025 में बिहार के सियासी अखाड़े में खड़े राजनीतिक दल कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट देंगे। उनमें से कितनी महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच पाएंगी। आखिर बिहार में किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई महिला क्यों नहीं है। आजादी के बाद से बिहार को महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ राबड़ी देवी मिली। वो किन परिस्थितियों में सीएम बनी, ये जग जाहिर है। लेकिन किसी सामान्य परिवार की महिला अब तक सीएम की कुर्सी तक क्यों नहीं पहुंच पाई। वो दिन कब आएगा जब बिहार में विधानसभा की सीटों पर आधी महिलाएं दिखेंगी। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी खास सीरीज दर्दे बिहार के आज के एपिसोड में। बिहार में किंग मेकर किनारे क्यों। बिहार में महिला वोटरों की संख्या 3.5 करोड़ से अधिक है। अगर इसमें आधा वोट भी किसी एक राजनीतिक दल के खाते में गया तो संभवतः सूबे में अपने दम पर उसकी सरकार बननी तय है, वो भी प्रचंड बहुमत से। साल 2020 के बिहार चुनाव में एनडीए को कुल वोट मिले 1,57,00,000, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतन राम मांझी की हैम को मिले वोट भी शामिल हैं। इसी तरह महागठबंधन के खाते में आए 1,56,91,000 वोट। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां शामिल थी। पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड साफ इशारा कर रहा है कि बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 में सूबे की 243 विधानसभा सीटों में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। मतलब कौन विधानसभा जाएगा और कौन नहीं, ये तय करने में महिला वोटरों ने निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार में कभी लालू प्रसाद यादव ने जिस MY यानी मुस्लिम प्लस यादव समीकरण के सहारे 15 वर्षों तक राज किया, उसी बिहार में अब तेजस्वी यादव के लिए MY का मतलब है महिला प्लस यूथ। चिराग पासवान के लिए भी MY का मतलब महिला प्लस यूथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को साइलेंट वोटर कहते हैं, तो नीतीश कुमार के पिछले 20 वर्षों से सत्ता में बने रहने की एक बड़ी वजह महिला वोटरों का साथ मिलना है। ऐसे में 2025 में बिहार के वोट युद्ध में महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए किस तरह के दांव आजमाए जाएंगे, इसे जानना और समझना भी जरूरी है। कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। सीधे 2500 रुपए जो है खाते में महिलाओं के हम लोग डालेंगे। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने 2,500 रुपए हम हर महिला को देंगे। इससे आप क्या करोगे? इससे तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। बिहार के सियासी अखाड़े में खड़ा हर महारथी अच्छी तरह जानता है कि
जिससे जितना अधिक मिलेगा महिला वोटरों का साथ, उसकी जीत के चांस उतने ही अधिक होंगे। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में सत्ता की चाबी इन्हीं महिला वोटर्स के हाथों में है। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। हाल में नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। पिछले महीने कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। 22 सितंबर को सूबे की करीब 50 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजने की तैयारी हो चुकी है। नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम 400 रुपए महीना से बढ़ाकर 1100 रुपए महीना कर दिया। सूबे में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब 1 करोड़ 9 लाख, जिसमें से बड़ी संख्या महिलाओं की है। महिला फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी खास जोर दिया गया। महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरी और रोजगार में भी तरजीह दी जा रही। ऐसे में एक एक महिला वोटर को अपने साथ जोड़ने के प्लान पर नीतीश सरकार जोड़ घटाव कर रही। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी MY समीकरण यानी महिला प्लस यूथ वोट बैंक साधने के लिए हर दाव आजमा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कहते हैं कि जहां पे जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पे एक MY समीकरण है, वहां पे उनकी भी एक MY समीकरण है जो महिला और युवा है। और हम लोग इस बार लोकसभा में भी उन्होंने दिखाया कि कैसे 5 सीट में से लगभग 40% सीटें उन्होंने महिलाओं को दी, महिला नेतृत्व तैयार किया। और वहीं पे 5 में से 4 युवाओं को उन्होंने मौका दिया है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देकर उनको जो सक्रिय राजनीति है उसका हिस्सा बनाया जाए, उसका भागीदारी बनाया जाए। हम लोग सब इसके प्रचारक हैं और हम लोग सब इसके पक्ष में सोचते हैं। तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बिना आधी आबादी को साधे बिहार की सत्ता में वापसी मुश्किल है। ऐसे में तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना शुरू करने का वादा कर चुके हैं, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही गई। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाकर 1500 रुपए हर महीना करने का वादा किया गया। मतलब अधिक से अधिक महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए सीधा फायदा दिलाने का वादा किया जा रहा है। सीधे 2500 रुपए जो है खाते में महिलाओं के हम लोग डालेंगे। और हम लोगों ने ये भी बताया कि जो वृद्धा पेंशन है या आपका जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, बगल के झारखंड में चले जाइए तो 1000 रुपए मिलता है, तो हम लोग इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपए करेंगे। बिहार की महिला वोटर्स को कांग्रेस से जोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को आगे करने की तैयारी। इसके लिए प्रियंका गांधी का बिहार में दौरा और महिलाओं के साथ संवाद कराने की योजना पर भीतर खाने काम चल रहा है। इसी तरह प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे को आगे कर महिलाओं के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बनस, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए, आपके बच्चे के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता में टिके रहने की बड़ी वजह महिला वोटर्स का साथ मिलना रहा है। शराबबंदी, साइकिल योजना और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की वजह से महिलाएं उनके साथ जुड़ी और इसका सियासी फायदा जेडीयू को मिला। नीतीश सरकार ने सूबे की महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण लागू किया है, जिसका असर ये हुआ कि लोकतंत्र की बुनियाद
यानी पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी 55% तक पहुंच गई है। इसी तरह बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। महिला वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वायदा किया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी महिलाओं के लिए कई वायदे कर चुकी है। बिहार पुलिस से लेकर सरकारी स्कूल तक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन बिहार विधानसभा के भीतर गिनती की महिला सदस्य हैं। हैरानी की बात यह है कि विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की जगह घट रही है। 2010 में जहां 34 महिलाएं विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहीं, वहीं 2015 में यह संख्या गिरकर 28 हो गई और 2020 में तो 26 पर आ गई, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। सवाल उठता है कि बिहार में उल्टी गंगा क्यों बह रही है? बिहार की आधी आबादी विधानसभा पहुंचने में पीछे क्यों छूट जाती है? दो 2020 के बिहार चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत तो रहा 59.69%, लेकिन महिलाओं के खाते में आई बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से सिर्फ 26 यानी 10.6%। ऐसे में सवाल उठता है कि वोट देने में आगे रहने वाली महिलाएं आखिर विधानसभा पहुंचने में पीछे क्यों रह जाती हैं? स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे कि महिलाएं इसमें पीछे थी। हम भी महिला हैं, हम भी राजनीति में हैं, अब काम भी करते हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो किस तरह से उसी 24 घंटे में सभी चीज़ को मैनेज करना। और आज की राजनीति जितने समय का डिमांड करती है, महिलाओं को काम तो करती हैं, काफ़ी कर्मठता से काम करती हैं, लेकिन जिस तरह के समय चाहिए, जितना समय चाहिए उतना एक महिला अपने परिवार को भी संभालते हुए वो उतना राजनीति में। जैसे कहा जाता है कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को चलाती है, तो उसी प्रकार से अगर एक महिला अगर राजनीतिज्ञ बनती है और मंत्री बनती है, या विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, या आपके राष्ट्रपति हमारी जो मुर्मू मैम हैं उनको भी देख लीजिए, तो संविधान में अगर महिलाओं की भागीदारी बराबर रूप से होगी तो राज्य ही नहीं पूरे राष्ट्र का निर्माण होगा। 2020 के बिहार चुनाव में कुल 3,733 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, जिसमें 370 महिलाएं थीं। एनडीए ने सबसे अधिक यानी 37 महिला उम्मीदवारों को उतारा, जिसमें से 17 जीती। वहीं महागठबंधन ने 26 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें से 9 चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। 2020 में अकेले चुनाव में उतरी चिराग पासवान की एलजेपी ने 22 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें से एक भी विधानसभा नहीं पहुंच सकी। मेरा खुद का भी रिसर्च इसी पे बेस्ड है कि जहाँ पे आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देख सकते हैं कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, तो आपके ग्रामीण लेवल पे वो मुखिया हों या वार्ड पार्षद हो, वहाँ पे नारी नेतृत्व मजबूत है। बट जब आप वही नंबर्स विधानसभा में या लोकसभा में आप देखना चाहते हैं तो ड्रास्टिकली वो नंबर्स गिर जाता है। तो इसमें कहाँ महिलाएं पीछे रह जाती हैं, ये पढ़ने का ज़रूर, इस पे रिसर्च करने का ये एक अच्छा टॉपिक है। पिछले 15 वर्षों में बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तेजी से बढ़ी। अब वहां महिलाएं असली गेम चेंजर की भूमिका में अपनी राजनीतिक पसंद नापसंद का इजहार बिना किसी दबाव और प्रभाव के ईवीएम का बटन दबाकर कर रही। साल 2010 के बिहार चुनाव में जहां पुरुषों का वोट प्रतिशत रहा 51.12%, वहीं महिलाओं का 54.49%। इसमें 162 सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा। इसी तरह 2015 में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत रहा 53% और महिलाओं का बढ़कर 60% से अधिक रहा। 202 सीटें ऐसी रही जहां पुरुषों से अधिक महिलाओं का वोट प्रतिशत रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पिछला ट्रेंड बना रहा। आजादी के बाद संविधान से भले ही महिला और पुरुष को बराबरी का हक मिला, लेकिन विधानसभा के भीतर पुरुषों का पलड़ा हमेशा भारी रहा। आजादी के बाद पहले बिहार विधानसभा चुनाव यानी 1952 में 13 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची।
कांग्रेस के भीतर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली महिलाओं की जमात अच्छी खासी थी। नतीजा ये रहा कि साल 1957 में विधानसभा में 34 महिलाएं चुनाव जीतकर पहुंची। 1962 में यह संख्या घटकर 25 पर आ गई। सोशलिस्टों ने बिहार के सियासी जमीन पर प्रयोग शुरू किया। साल 1967 में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 10 पर आ गई। साल 1969 में विधानसभा के भीतर सिर्फ 4 महिलाएं चुनाव जीतकर पहुंच पाईं। साल 1972, 1977 और 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों का आंकड़ा न तो 13 से ऊपर हुआ और न ही नीचे गया। वहीं 1985 के चुनाव में 15 महिलाएं विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। 1990 के चुनाव में 13, 1995 के चुनाव में 12 और साल 2000 में 15 महिलाएं ही बिहार विधानसभा के भीतर जगह पा सकीं। साल 1962 के बाद अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में महिला विधायकों की संख्या 25 पर पहुंची। इसी तरह 1957 के बाद 2010 में मतलब 53 साल बाद बिहार विधानसभा के भीतर महिला विधायकों की संख्या 34 के निशान तक पहुंची। आजादी के बाद से यानी 1952 से लेकर 2020 तक बिहार विधानसभा में करीब 315 महिलाएं ही पहुंच पाई हैं, जबकि पुरुष विधायकों का आंकड़ा 4700 के आसपास है। आजादी के 50वें वर्ष में राबड़ी देवी के रूप में बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी इसलिए मिली क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसमें लालू यादव की बात काटने की हिम्मत हो, इसलिए राबड़ी देवी बिहार की सबसे ताकतवर कुर्सी पर पहुंच गईं। एक सच्चाई ये भी है कि बिहार की राजनीति में कामयाब ज्यादातर महिलाएं विरासत की सियासत को ही आगे बढ़ा पा रही हैं। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आजादी के बाद बिहार में कितनी महिलाएं विधानसभा या सरकार में जगह बना पाई। साल 1952 से 1962 तक जितनी भी महिलाएं बिहार विधानसभा पहुंची, उनका कहीं न कहीं आजादी की लड़ाई से सीधा या उनके परिवार का रिश्ता रहा। साल 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में 13 महिलाएं विधानसभा पहुंची, पर श्री कृष्ण सिंह के पहले मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को जगह नहीं मिली। दूसरे मंत्रिमंडल में राजेश्वरी सरोज दास और ज्योतिर्मय देवी को उप मंत्री बनाया गया। साल 1963 में केबी सहाय की सरकार की एक महिला को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली, वो थी सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी बिहार सरकार में पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी। वो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की सास थी। आजादी के 16 साल बाद बिहार को सुमित्रा देवी के रूप में पहली कैबिनेट मंत्री मिली। हालांकि वो बिहार विधानसभा के पहले चुनाव यानी 1952 में जगदीशपुर की नुमाइंदगी के लिए चुनी गई थी। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहा। साल 1967 में बिहार में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो महामाया प्रसाद सिन्हा मंत्रिमंडल में प्रेमलता राय को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली। हालांकि 1968 से 1970 के बीच बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री, दारोगा प्रसाद राय और कर्पूरी ठाकुर मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को कैबिनेट मंत्री की कुर्सी नहीं मिली। संभवतः राज्य और उप मंत्री की कुर्सी भी किसी महिला विधायक के खाते में नहीं गई। महिलाएं अपने कर्तव्य के प्रति काफ़ी जागरूक होती हैं। उनके घर में उनके पति, उनके बच्चे उनकी प्रायोरिटी रहती है, उनका परिवार प्रायोरिटी रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, एक पुरुष जो 2 बजे रात तक पॉलिटिकल गलियारे में वो चक्कर लगाते हैं, यूँ कहिए कि बैठकियाँ करते हैं, हमारे समाज में महिलाएं उतना समय नहीं दे सकती हैं। स्वतंत्रता संग्राम से बिहार के सियासी नक्शे पर चमकी रामदुलारी सिन्हा न सिर्फ बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी, कई दूसरी सरकारों में अहम मंत्रालय संभाला और केरल के राज्यपाल की कुर्सी तक पहुंची। राजेश्वरी सरोज दास, मनोरमा पांडे, प्रभावती गुप्ता ने बतौर मंत्री सरकार में जगह बनाई। साल 1977 यानी इमरजेंसी के बाद जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी तो 5 महिलाओं को मंत्री या संसदीय सचिव बनाया गया। सरकारें आती जाती रहीं,
महिलाओं को सरकार में इक्का दुक्का मंत्रालय मिलता रहा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कोई महिला नहीं पहुंच पाई। वो साल 1997 का था और महीना जुलाई का। चारा घोटाले में शिकंजा कसने के बाद लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी विधायक दल की बैठक में राबड़ी देवी को विधायक दल का नेता चुना गया। अगले दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गई। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालने वाली राबड़ी देवी एक झटके में बिहार की सत्ता संभालने लगी। पति लालू यादव जेल में, पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ये बिहार की राजनीति का राबड़ी युग था। सत्ता और सियासत दोनों साथ साथ चल रहे थे। राबड़ी देवी भी धीरे धीरे राजकाज की भाषा बोलने लगी थी। छोटी मोटी काम जो हमको आने पर मिला है, गरीबों के आगे बढ़ाना। ज़्यादा ध्यान देते हैं गरीबों पर हम, चाहे लाल कार्ड में, चाहे विधवा पेंशन, चाहे गर्भवती महिला को 500 रुपया हम दिया। पहले मिलता था 200, हम 300 बढ़ा दिया। राबड़ी देवी करीब 7 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही, लेकिन उस दौर में फैसले कैसे लिए जाते थे और असली सत्ता किसके हाथों में थी, ये किसी से छिपा नहीं था। साल 2000 में राबड़ी देवी सरकार में रमा देवी और वीणा शाही को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालात और समीकरणों ने कई महिलाओं को बिहार के मुख्य राजनीतिक धारा में ला दिया। समय चक्र आगे बढ़ा और साल 2020 में बीजेपी नेता रेणु देवी को नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। 2005 के पहले जब कार्यकर्ता सम्मेलन होता था तो आधी महिला हो ही नहीं सकती थी। महिला कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ा एक चुनौती होता था। लेकिन अब हम लोग का जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होता है तो उसकी खूबसूरती यही होती है कि आधे महिलाओं के लिए होता है और आधे पुरुष होते हैं। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व महिला का संगठन में बढ़ गया है, आने वाले समय में ये सक्रिय राजनीति में भी अच्छा रूप ले, अच्छा आकार ले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि बिना विरासत वाली जो महिलाएं जो इंडिपेंडेंटली अपने दम पे राजनीति करना चाहती हैं, उनको भी हम लोग टिकट देके चुनाव लड़ाएं। ये हम लोग सबका एक प्रयास, मतलब ईमानदार प्रयास होना चाहिए। चाहे श्रेयसी सिंह हो या शांभवी चौधरी, चाहे पुष्पम प्रिया हो या अनुराधा सिंह, चाहे नीलम सिंह हो या सुनीता देवी, चाहे हिना शहाब हो या लवली आनंद, कुछ विधानसभा तो कुछ संसद पहुंचने में कामयाब रही हैं। कुछ को अपनी राजनीतिक मंजिल का अभी इंतजार है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि बिहार की राजनीति में जगह बनाने वाली ज्यादातर महिलाओं के परिवार का सियासी कनेक्शन रहा है। बिहार के अर्ध सामंती समाज में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने का बहुत कम मौका मिला। सामान्य परिवारों की ज्यादातर महिलाएं घूंघट में घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित रहीं। बिहार के सामाजिक ताने बाने में ज्यादातर महिलाओं की पहचान किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की बहू, किसी की बेटी के तौर पर थी। ऐसे में उनके राजनीतिक पसंद नापसंद पर परिवार के पुरुषों का वर्चस्व था। महिलाओं को फैसला लेने की आजादी नहीं थी। शायद यही वजह है कि सोशलिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने सामाजिक वर्गीकरण में महिलाओं को पिछड़ों की श्रेणी में रखा। साल 1978 में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने ओबीसी के लिए 26% आरक्षण लागू किया, जिसमें सभी जातियों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था थी। पिछले 20-25 वर्षों में सूबे की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति और सोच में बड़ा बदलाव हुआ है। समाज में भी बेटियों को लेकर नजरिया बहुत हद तक बदला तो है, पर अभी भी और बदलाव की जरूरत है। बिहार पुलिस फोर्स में 37% महिलाओं की भागीदारी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में हर दूसरा शिक्षक महिला है। सूबे की 8058 ग्राम पंचायतों में से 4209 में महिला मुखिया है। पंचायत समिति के 11092 पदों में से 5982 महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुई। जिला परिषद सदस्य के 1159 पदों में से 654 पर महिलाएं चुनाव जीती। पिछले कुछ दशकों में दुनिया में जिस रफ्तार से बदलाव हुआ है और महिलाओं के लिए करियर के नए नए क्षेत्र खोले, उसमें बिहार के लोगों की बेटियों को लेकर सोच बदली। ऐसे में लोग बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहे हैं
1980 से 90 के दशक में सिर्फ बिहार के गिने चुने संभ्रांत परिवारों के लोग ही बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते थे, लेकिन न्यूज चैनलों के विस्तार और टेलीविजन की पहुंच ने बेटियों को लेकर अर्ध सामंती परिवारों के लोगों की तंग सोच को बदलने पर मजबूर किया। काफ़ी हद तक बिहार की बेटियां जो है वो सक्षम हो गई हैं अपनी एक खुद की पहचान बनाने में। आप कारोबार लीजिए, आप राजनीति लीजिए, आप शिक्षा लीजिए, आप स्वास्थ्य लीजिए, हर विभाग में, हर जगह, हर करियर में वो आगे बढ़ रही हैं। बेटियों को लेकर बिहार के अर्ध सामंती परिवारों की सोच में इस कदर बदलाव आया है कि जिन लोगों ने अपनी बेटियों को हाई स्कूल तक पढ़ाया, उन्हें बहू पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, नौकरी वाली चाहिए और पोतियों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए खेत खलिहान बेचने के लिए तैयार है। बिहार में हर क्षेत्र में महिलाओं की तेजी से भागीदारी बढ़ रही है, चाहे चुनाव में वोट डालना हो या फिर कंपटीशन के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करना। बिहार की स्थानीय सरकार में तो महिलाएं अपनी आबादी के हिसाब से जगह हासिल कर चुकी हैं, लेकिन विधानसभा और संसद में भागीदारी अभी बहुत कम है। एक दौर वो भी था जब पूरी दुनिया में इस बात को लेकर आंदोलन चल रहा था कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिले। देश में आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साल 1921 यानी अंग्रेजों के दौर में बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पर एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके पक्ष में 21 और विरोध में 31 वोट पड़े। लेकिन साल 1929 में महिलाओं को वोट के अधिकार के समर्थक विरोधियों पर भारी पड़े और महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। आजादी के बाद हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के महिला और पुरुष दोनों को बराबरी के आधार पर वोट का अधिकार मिला। सबको चुनाव लड़ने और जीतकर संसद और विधानसभा पहुंचने का हक मिला। लेकिन आज भी संसद और विधानसभाओं के भीतर गिनती की महिलाएं हैं। जहां देश और राज्य के लिए कानून बनता है, नीतियां तय होती हैं, वहां 1/4 कुर्सियों पर भी महिलाओं की मौजूदगी नहीं दिखती। ऐसे में देश की आधी आबादी को एक उम्मीद संसद से पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम से है, जो महिलाओं के लिए संसद से लेकर विधानसभाओं के भीतर 33% आरक्षण का रास्ता खोलता है। पर यह कानून कब और कैसे जमीन पर लागू होगा? सामान्य परिवारों की बेटियों के लिए संसद और विधानसभाओं का रास्ता कितनी ईमानदारी से खुलेगा? अभी ये सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। सवाल ये भी है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब संसद और विधानसभाओं के भीतर आधी सीटों पर महिलाएं दिखेंगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।